तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 13 अक्टूबर 2023 की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, मोदी सरकार की किसानों को बड़ा गिफ्ट देने की है तैयारी। आने वाले दिनों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रूपए के बजाय 8,000 रूपए मिल सकते हैं। जी हाँ, मोदी सरकार छोटे किसानों को बड़ा गिफ्ट देने जा रही है। 2024 के चुनावों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी किसान सम्मान निधि योजना की रकम को 6,000 रूपए से बढ़ाकर 8,000 रूपए कर सकते हैं। इस मामले के जानने वाले दो अधिकारियों के अनुसार सरकार छोटे किसानों के लिए साल में 3 किस्तों के रूप में दी जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि की रकम 6,000 रूपए से बढ़ाकर 8,000 रूपए करने के विकल्पों पे विचार कर रही है। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों को साल में 6,000 रूपए के बजाय आर्थिक मदद के तौर पर 8,000 रूपए मिल सकते हैं। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी इस समय हर साल 3 किस्तों में यानी कि 3 बार में 2-2 हजार रूपए करके मोदी सरकार की ओर से किसानों को 6,000 रूपए दिए जाते हैं। आपको बता दें ये पैसे उन किसानों को दिए जाते हैं जो काफी ज्यादा गरीब हैं। तो अब इसी 6,000 की रकम को आने वाले दिनों में 8,000 रूपए किया जा सकता है। ऐसे में किसानों का बड़ा फायदा होगा। देखिए अगली खबर, भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच पर मंडराने लगा है बारिश का खतरा। मौसम विभाग ने जताई है आशंका। जी हां, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल 14 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच होना है। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच होना है। हालांकि इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है जिससे फैंस थोड़े मायूस हो सकते हैं। बात यह है कि मौसम विभाग ने 14 और 15 अक्टूबर को अहमदाबाद शहर समेत मध्य और उत्तर गुजरात के कुछ जिलों में बारिश की आशंका जताई है। तो इसी की वजह से ये कहा जा रहा है कि कल 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच होने वाला है वो बारिश की वजह से धुल सकता है, यानी कि मैच रद्द हो सकता है। साथ ही में आपको बता दें वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान समेत किसी भी लीग मैच के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है, यानी कि अगर बारिश के कारण मैच नहीं हो पाता है या अधूरा होता है तो वो मैच किसी और दिन हो जाए, तो ऐसा कोई भी दिन नहीं रखा गया है। शायद आप जानते होंगे वर्ल्ड कप से ठीक पहले श्रीलंका में हुए एशिया कप में भी भारत और पाकिस्तान के बीच लीग मैच बारिश के कारण पूरा नहीं हो पाया था। हालांकि उस मुकाबले के लिए रिजर्व डे रखा गया था, पर दूसरे दिन भी बारिश हो गई। देखिए अगली खबर, इजराइल बोला गाजा पहले बंधकों को छोड़े फिर हम बिजली पानी देंगे। इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि 230 भारतीय इजराइल से आज इंडिया लाए जाएंगे। जी हाँ, इजराइल हमास जंग का आज 7वां दिन है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी बीच इजरायली मंत्री ने कहा है कि गाजा जब तक यानी कि हमास जब तक बंधक बनाए गए इजरायलियों को नहीं छोड़ देता तब तक हम उसे बिजली पानी नहीं देंगे। दोस्तों बात यह है कि गाजा में यानी कि जहाँ पे हमास का कब्जा है तो उस पूरे एरिया में अक्सर बिजली की सप्लाई और पानी की सप्लाई इजराइल द्वारा की जाती है, लेकिन हमास द्वारा जैसे ही जंग की शुरुआत की गई तो इजराइल ने भी जवाब देते हुए हवाई हमले किए। वहीं इसी बीच इजराइल ने गाजा को जो पानी की सप्लाई मिल रही थी और बिजली की सप्लाई मिल रही थी तो उसको भी काट दिया गया। अब इजराइल का ये कहना है कि हमास ने हमले के दौरान जिन भी इजरायलियों को बंधक बनाया है तो पहले वो उसे छोड़े तभी हम बिजली पानी देंगे। दोस्तों बात यह है कि अभी हाल ही में जब इजराइल द्वारा बिजली पानी खाना को रोका गया तो पूरी दुनिया भर में आवाजें उठने लगी कि इजराइल ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो मानवीय अधिकार है यानी कि इंसान को जिंदा रहने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती हैं, चाहे वो पानी हो, खाना हो, कपड़ा हो या बिजली हो, तो इसको रोकना ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। तो शायद इसी के बाद इजराइल के मंत्री ने ये बयान दिया है कि गाजा यानी कि हमास द्वारा जब हमारे नागरिकों को छोड़ा जाएगा तभी हम बिजली पानी देंगे, वरना नहीं देंगे। वहीं दोस्तों इसी बीच इस जंग के मामले में अपने भारत को लेकर ये खबर आई है कि वहाँ पे जो भी भारतीय फंसे हैं उनको निकाला जाएगा अजय मिशन के तहत। तो इसी अजय अभियान के तहत 230 भारतीय जल्दी अपने देश वापस लौट आएंगे जो कि इजराइल में फंसे हुए हैं। भारत सरकार की ओर से ये कह दिया गया है कि जो भी भारत के नागरिक हैं वहाँ से जो भी आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। भारत सरकार उन लोगों को लाने के लिए तैयार है। थोड़े थोड़े कर सभी लोगों को वहाँ से लाया जाएगा। इसी जंग को लेकर देखें एक और बड़ी खबर कि इजराइल से जंग के बीच हमास कमांडर की धमकी का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। जी हाँ, इजराइल और फलस्तीन के बीच छिड़ा जंग तेज होता जा रहा है। दोनों ही ओर से लगातार एक दूसरे के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक इसी बीच हमास के कमांडर महमूद अल जहर का एक संदेश वीडियो के रूप में सामने आया है जो कि थोड़ा पुराना बताया जा रहा है। इस वीडियो में हमास के कमांडर ने कहा है कि पूरी दुनिया पे उसका राज, उसका कानून होगा और कोई यहूदी या ईसाई गद्दार नहीं बचेगा। महमूद अल जहर ने आगे कहा कि हमास केवल फलस्तीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आजाद कर देगा। हमास कमांडर महमूद अल जहर का 1 मिनट का ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें वो कहता हुआ दिख रहा है कि इजराइल केवल हमारा पहला लक्ष्य है, पहली मंजिल है। हमारा पूरा लक्ष्य पूरी दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाना है। बाकी दोस्तों आप में से जो लोग हमास और इजराइल के जंग के बारे में तो जानते हैं लेकिन उसकी गहराई के बारे में नहीं जानते, अक्सर लोगों का यही हाल है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी देश से हो, वो ऊपर ऊपर की बात सुन रहे हैं, एक आध खबर देख रहे हैं और अपनी राय बना ले रहे हैं। कोई कह रहा है कि इजराइल सही है तो कोई कह रहा है हमास सही है या फिलिस्तीन सही है। दोस्तों अभी जंग को लेकर फिलहाल जैसे हालात हैं तो हालात का ये तकाजा है कि आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। सबसे पहली बात, उस तरह के लोग तो बिल्कुल ही गलत है जो साफ तौर पर किसी एक साइड निकल गए हैं, जो साफ तौर पर किसी एक साइड हो गए हैं, यानी कि कोई पूरा पूरा इजराइल की साइड हो गया है तो कोई पूरा पूरा फलस्तीनी हमास के साथ हो गया है। इस बातों को दरकिनार करते हुए कि दोनों में ही कुछ न कुछ गलतियां हैं और ये सारी बातें मीडिया में है, इंटरनेशनल मीडिया में है। जैसे कि शायद आप जानते होंगे इजराइल की ये बातें ढकी छुपी नहीं है कि वो आए दिन फलस्तीन के कई जगहों पे कब्जा
कब्जा करता रहता है, इसके बारे में मीडिया में आवाज उठती है, उसे भला बुरा कहा जाता है। तो इस तरह का कब्जे वाला काम करने पर दुनिया में अक्सर लोग इसको गलत कहते हैं। हालांकि फिलिस्तीनियों पर जो जुल्म हुआ उसके बदले में हमास द्वारा इस तरह का हमला करना कि जिसमें आम जनता की जान जाए, उनको गोलियों से भून दिया जाए, उनकी इज्जत आबरू उछाली जाए, तो ये भी जस्टिफाई नहीं है। यानी कि आप जुल्म के बदले जुल्म नहीं कर सकते। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो जहाँ एक तरफ अभी हमास के लोगों की जान पहले गई तो यहाँ पे इसी को पीड़ित माना जाएगा। लेकिन जब जिस समय फिलिस्तीन पे कोई कब्जे का एक्शन लिया गया इजराइल द्वारा, तो उस समय फिलिस्तीन को मजलूम यानी कि मजबूर माना जाएगा, वो उस समय पीड़ित होगा। किसी व्यक्ति का ये कहना है कि हर तरह से एक ही साइड के मामले सही हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और ये ऐसी बात है जिसको मीडिया, खास करके इंटरनेशनल मीडिया, जिसके जरिए आप तक जानकारी पहुंचती है, उन जानकारियों के बदले या उन जानकारियों के मुकाबले आपके पास कोई जानकारी या कोई सोर्स नहीं है वहाँ के हालात जानने का, तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा जो भी बात आप तक पहुँचती है तो ये बातें उनके खिलाफ है कि आप किसी एक ही साइड हो जाए और किसी एक ही साइड वाले की हर बात को सही माने और दूसरी साइड वाले के सभी बातों को गलत माने। वहीं अपने देश में जिन लोगों को इस बात की कंफ्यूजन है कि अभी हाल ही में पीएम मोदी ने इजराइल को लेकर जो दुख जताया था, उसके सहयोग की बात कही थी, तो इसका मतलब ये है कि भारत फिलिस्तीन के खिलाफ है। तो आपको बता दें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीवी 9 द्वारा अभी हाल ही में रिपोर्ट साझा की गई है जिसमें ये बताया गया है कि हमारा देश फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो आतंकवाद के खिलाफ है, जो वहाँ पे आतंकवादी संगठन है उसके खिलाफ है। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि जो फिलिस्तीन देश है असल में वो कई टुकड़ों में बटा हुआ है और अभी इस समय जहाँ पे जंग चल रही है, जहाँ पे हमास संगठन का कंट्रोल है, जिसको कई देशों द्वारा और भारत द्वारा आतंकवादी संगठन माना गया है, तो उसका कंट्रोल केवल इस पीले वाले एरिया में है। आप अपनी राइट साइड में देख सकते हैं ये पूरा लंबा सा मैप इजराइल का मैप है। इसके बीच में जो हरे कलर के निशान है ये फिलिस्तीन देश है और उसी के साइड में नीचे जहाँ पे एक छोटा सा पीला सा निशान है वो है गाजा पट्टी। हमास का कंट्रोल केवल यहीं पर है और हमास संगठन द्वारा इसी जगह से इजराइल में हमला किया गया था। तो इजराइल द्वारा जवाब में इसी पीली वाली पट्टी पर एयर स्ट्राइक की गई, यानी कि हवाई हमला किया गया। फिलिस्तीन का जो दूसरा हिस्सा है वहाँ पे कोई भी हमला नहीं किया गया है। आप इस तस्वीर के जरिए आसानी से देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर का जो भी निशान है वो रॉकेट अटैक को दिखा रहा है कि कहाँ पर रॉकेट अटैक किए गए हैं हमास द्वारा। वहीं हरा वाला निशान आपको ये दिखा रहा है कि कहाँ पर हवाई हमला किया गया है इसराइल द्वारा। वहीं लाल कलर का जो छोटा छोटा निशान है वो ये दिखा रहा है कि 7 और 8 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों द्वारा कहाँ पे फाइटिंग की गई। तो सबसे पहली बात आप ये समझ लें कि अभी इस समय जहाँ पे जंग चल रही है वो पूरे फिलिस्तीन के बीच नहीं है, बल्कि ये जंग केवल गाजा पट्टी वालों के साथ है, जहाँ पे पूरा कंट्रोल हमास संगठन का है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे देश ने जहाँ को आतंकवादी संगठन कहा है वो ये पीला वाला हिस्सा है जहाँ पे हमास एक्टिव है, लेकिन जो दूसरा फिलिस्तीनी हिस्सा है राइट साइड में इजराइल के बीच में जो आप देख सकते हैं कि जो हरे कलर के कई निशान है वो असल में मेन फिलिस्तीन है। इसको मान्यता दी गई है सरकार के तौर पर। तो भारत सरकार इन फिलिस्तीनियों के साथ है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो इसराइल की जो अभी जंग है वो पूरे फिलिस्तीन से नहीं बल्कि एक खास हिस्से से है। जिन लोगों ने हमला किया है तो वहीं पे हमले किए जा रहे हैं। हालांकि इसराइल द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं जिनमें आम जनता की जान जा रही है तो इसको भी गलत बताया जा रहा है। इसराइल के बारे में ये कहा गया है कि इसराइल के पास इतनी उच्च तकनीक है तो वो आसानी से ऐसा कर सकता है कि केवल आतंकवादियों को मारे, आम जनता को ना मारे। हालांकि इसराइल अपनी सफाई में ये कहता है कि अगर वो किसी बिल्डिंग पे हमला करने वाला होता है तो पहले 10 मिनट 20 मिनट पहले बता देता है। हालांकि ये भी सच है कि इसके बावजूद भी कई सारे लोगों की जान जाती है। अब कुल मिलाकर यहाँ पे परिणाम ये है कि इसराइल जो भी अवैध काम करता है, चाहे वो कब्जा करने के हो, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खबरें आती हैं उसकी पुष्टि हो चुकी होती है, तो जाहिर बात है इसे हर कोई गलत कहता है। अब इसका बदला लेने के लिए हमास द्वारा इस तरह का हमला कर देना जिसमें आम जनता की जान जाए तो ये भी गलत है। इन सभी मुद्दों का आसान हल ये है कि इसको लेकर अपने देश में या दूसरे देश के लोग झगड़े नहीं कि हम फलस्तीन के साथ हैं तो हम इसके साथ हैं और हम इसराइल के साथ हैं। क्या आप ऐसा कहकर ये कहना चाहते हैं कि हमास द्वारा जो भी काम किए गए हैं वो सभी काम सही हैं? और अगर आप कहते हैं कि हम इसराइल के साथ हैं तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इसराइल जो भी करता है वो सही है? शायद आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी से कई साल पहले कई बार हमारे देश की सरकार इसराइल के जो गलत काम होते थे उसको कंडेम कर चुकी है। यानी कि जो गलत काम होता है उसको गलत कहा जाता है। पहले अपने दिमाग से आप ये बात निकाल दीजिए कि आपको किसी एक साइड होने की जरूरत है। एक अच्छा इंसान वही है जो गलत को गलत और सही को सही बोले। यानी कि चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी लोग हो, कोई भी देश हो, अगर वो गलत करता है तो गलत है, अगर वो सही करता है तो सही है। किसी की सभी बातें ना तो सही है ना तो गलत है। तो आप इस तरह से लोगों का साथ दे सकते हैं और इस तरह से अपने देश में बंटवारे की जो आग बढ़ रही है, कोई इसको सपोर्ट कर रहा है कोई उसको, तो इसमें शांति आएगी। तो कृपया इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को ये जानकारी पता हो, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, कि आखिर ये पूरी जंग किस तरह की चल रही है, किस एरिया से चल रही है, हमारे सरकार का उस पर क्या रुख है। भारत की सरकार हमास के खिलाफ है, जो हमला किया है उसके खिलाफ है, न कि जो मेन फलस्तीन है उसके खिलाफ। टीवी 9 की जानकारी में आपने देखा। बाकी मेरा अपना भी यही मानना है कि जो जिस समय गलत है तो उसको गलत कहो, जिसका जो काम गलत है वो गलत कहो, जो सही है वो सही है। इसराइल अगर जुल्म करके जबरदस्ती फिलिस्तीनियों की जमीन पे कब्जा करता है, उन्हें भगाता है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमास द्वारा जो हमला किया जाएगा, आम जनता की जान ली जाएगी, तो वो जस्टिफाई हो जाएगा। जैसे वो गलत है तो ये भी गलत है। बाकी अब आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है और क्या ये पूरी जानकारी जानने के बाद आपका स्टैंड चेंज हुआ है क्या? यानी कि आप जो पहले सोचते थे क्या उसमें कुछ बदला हुआ है? अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जानकारी के मुताबिक इसी बीच अमेरिका को परेशान करने वाली खबर आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि
इसराइल के खिलाफ ईरान और सऊदी अरब ने मिला लिया है हाथ, फिलिस्तीनियों को बचाने का लिया गया है फैसला। जी हाँ, इसराइल के हमलों के खिलाफ ईरान और सऊदी अरब ने हाथ मिला लिया है। ईरान के राष्ट्रपति और सऊदी क्राउन प्रिंस ने अभी हाल ही में फोन पर बात की थी। ये जानकारी हमने आपको अपने बीते रोज के मुख्य समाचार में दी थी। तो अब इसी फोन पर की बातचीत को लेकर ये ताजा अपडेट आ रहा है। जानकारी के मुताबिक फोन पर ये पहली बात हुई है कि इसराइल के वॉर क्राइम से फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए मिलकर आगे बढ़ा जाएगा। वहीं सऊदी अरब और ईरान के संबंध ठीक होने के बाद पहली बार दोनों नेताओं ने बात की है। ईरानी मीडिया ने बताया है कि राइसी और सऊदी क्राउन प्रिंस ने फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध अपराधों को समाप्त करने की जरूरतों पर साथ में चर्चा की है। सऊदी मीडिया ने भी इस ऐतिहासिक फोन कॉल को कवर किया। वहीं बताया गया सऊदी अरब इसराइल हमास में जंग शुरू होने के बाद से ही क्षेत्रीय नेताओं के संपर्क में है। क्राउन प्रिंस और इब्राहिम राइसी के बीच जो बातचीत हुई है फोन कॉल पर, वो अपने आप में ही ऐतिहासिक है, क्योंकि ये दोनों देश अभी तक आपस में काफी बड़े दुश्मन माने जाते थे। लेकिन जंग के बीच दोनों ही देशों ने आपस में हाथ मिला लिया है, यानी कि ईरान ने और सऊदी अरब ने। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में अमेरिका गाजा के हमास, लेबनान के हिजबुल्लाह या ईरान के साथ संबंध रखने वाले सहयोगियों से हमास को अपने हमलों से पीछे हटने, बंधकों को रिहा करने, हिजबुल्लाह को इस मामले से बाहर रखने और ईरान को भी लड़ाई से बाहर रखने की अपील कर रहा था। हालांकि सऊदी अरब और ईरान का साथ आना अमेरिका के लिए बड़ी सिरदर्दी साबित हो सकता है। आसान शब्दों में कहें तो अगर दो दुश्मन मुल्क आपस में साथ मिलकर फिलिस्तीन की मदद करते हैं तो ये पूरा मरहला जंग को एक नया मोड़ दे सकता है। साथ ही बताया गया ईरान और सऊदी के साथ आने से मिडिल ईस्ट में दूसरे युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, यानी कि इससे भी बड़ी जंग का। जानकारी के मुताबिक इसी बीच इसराइल को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, इसराइल ने गाजा पट्टी में यानी कि हमास वाले क्षेत्र में कुछ बड़ा करने का संकेत दिया है। आशंका जताई जा रही है कि वो भी जमीनी हमले कर सकता है हमास की तरह। जी हाँ, जैसा कि शायद आप जानते होंगे, हमास द्वारा हमले की पहल करने के बाद इसराइल भी पीछे नहीं रहा, उसने भी हवाई हमले कर दिए गाजा पट्टी पर। हालांकि अब एक ताजा जानकारी के मुताबिक ये बड़ी खबर आ रही है कि इसराइल आने वाले दिनों में गाजा पट्टी में कुछ बड़ा कर सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि इसराइल द्वारा जमीनी हमले हो सकते हैं। देखिए अगली खबर, घी लूटने की मची होड़, डिब्बे ड्रम लेकर पहुंचे लोग, ट्रैक्टर लेकर भी आए। टैंकर पलटने से सड़क पे फैल गया था बहुत सारा घी। जी अलवर जिले के भिवाड़ी में बीते गुरुवार को घी से भरा टैंकर सड़क पे पलट गया। जैसे ही आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मिली, वो अपने अपने घर से डिब्बे, ड्रम, बर्तन और बाल्टी लेकर घी लूटने के लिए आ गए। यहाँ तक कि कुछ लोग घी ड्रम में भर कर ले जाने के लिए ट्रैक्टर लेकर भी आए। घी लूटने की होड़ से सड़क पर अफरा तफरी मच गई। ये मामला बीते गुरुवार का सुबह 9 बजे यूआईटी थाने क्षेत्र का है। घटना के बाद ड्राइवर फरार हो गया है। हालांकि बाद में उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ की जा रही है कि आखिर टैंकर कैसे पलट गया। दोस्तों शायद आप जानते होंगे कि अभी इस समय 1 किलो अच्छे घी की कीमत 600 रुपए या इससे भी ज्यादा है। अब ऐसे में पूरा एक टैंकर घी का पलट जाना, आप खुद ही जोड़ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान होगा। देखिए अगली खबर, आज से फ्री राशन के साथ मिलेगी एक और नई सुविधा। मोदी और योगी सरकार ने करोड़ों कार्ड धारकों को दी है बड़ी सौगात। जी हर महीने मिलने वाले फ्री गेहूं और चावल का वितरण इस बार बीते 12 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक होगा। इस बार केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार राशन कार्ड धारकों को सौगात देने जा रही है। मुफ्त गेहूं और चावल के साथ ही राशन कार्ड धारक कोटा दुकान से ही आयुष्मान कार्ड ले सकेंगे। आसान शब्दों में कहें तो जिन लोगों को आयुष्मान कार्ड मिलना है या जो लोग आयुष्मान कार्ड लेना चाहते हैं जिसके तहत फ्री में इलाज होता है 5 लाख रुपए तक का, तो ये वाला कार्ड अब राशन की दुकान से ही मिल जाएगा, जहां से फ्री में राशन बांटा जाएगा। बताया गया है इन राशन की दुकानों के पास कैंप लगाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड देने के लिए। देखिए अगली खबर, लड़की ने दिया बयान, वो बंद कमरे में मुझे गलत तरह से छूता था। खुद को भगवान बताने वाले दिल्ली के स्वयंभू बाबा की हकीकत आई सामने। जी हाँ, बाबा कहता है कि गुरु सेवा नहीं दोगी, यहाँ से शुरू होता है दिल्ली के बाबा का गोरख धंधा। सत्संग का दरबार सजता था एक बड़ी बैठक में, जहाँ खुद को भगवान बताने वाला बाबा बैठता था, लेकिन उसकी नजर होती थी उन महिलाओं पर जो उसे बाबा मानकर मदद के लिए आती थी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के द्वारका में 2 मंजिला की कोठी में विनोद कश्यप नाम के बाबा ने अपना दरबार सजाया हुआ था। वो दावा करता था कि वो लोगों की समस्याएं दूर कर सकता है। बस इसी बात के साथ उसने कुछ साल पहले बाबा बनने की शुरुआत की। वो खुद को भगवान बताने लगा। हालांकि उसका मेन मकसद महिलाओं की इज्जत थी। वो महिलाओं पर बुरी नजर रखता था। कई पीड़िताओं ने बयान दिया है, उस पर रेप का आरोप लगाया है। आसान शब्दों में कहें तो एक और बाबा का पर्दाफाश हुआ है। दोस्तों आप सभी से हमारी ये अपील है कि कोई भी बाबा हो या कोई भी बात हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो केवल उसी की बात ना सुने। अगर वो कोई दावा करता है, कोई बातें कहता है, तो एक बार उसको कम से कम वेरीफाई करें कि आखिर वो सच भी है या नहीं। वरना आप अगर एक ही की बात सुनेंगे तो एक ही तरह की दुनिया में खोकर रह जाएंगे। और आने वाले दिनों में किसी के भी साथ ऐसा होगा जो कि अभी पीड़ित महिलाओं के साथ हुआ है, तो किसी पर भी आंख मूंद के भरोसा न करें, चाहे वो कितना भी ज्यादा खास हो, कैसे भी दावे करता हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी पक्ष हो। देखिए अगली खबर, सूर्य ग्रहण पर सालों बाद बन रहा है एक दुर्लभ योग। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक 5 राशि वालों की चमक सकती है किस्मत। जी हाँ, 14 अक्टूबर 2023 को सौप्रित अमावस्या के साथ साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा। बताया गया ग्रहण के दौरान सूर्य और बुध दोनों कन्या राशि में होंगे, जिससे बुधादित्य योग बनेगा। ग्रहों की ऐसी स्थिति करीब 178 साल बाद बन रही है। आखिरी बार ऐसा सन 1845 में हुआ था। तो कुछ ऐसा ही संयोग कल 14 अक्टूबर को बनने वाला है, जिस समय इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा। बताया गया ये ग्रहण मिथुन राशि वालों को खुशखबरी दे सकता है, उनके लिए अच्छी संभावनाएं ला सकता है। वहीं सिंह राशि वालों के लिए भी कहा गया है कि ये ग्रहण उनके लिए अच्छी
अच्छा और लाभकारी सिद्ध हो सकता है। वहीं तुला राशि वालों के लिए और वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ऐसा ही कहा गया है। साथ ही में मकर राशि वालों को भी खुशियों की खबर दी गई है सूर्य ग्रहण की वजह से। वहीं आपको बता दें ये ग्रहण शनिवार को यानी कि कल 14 अक्टूबर को रात 8:34 से शुरू होगा और मध्य रात्रि यानी कि रात 2:25 पे समाप्त होगा। जाहिर बात है ये ग्रहण यानी कि सूर्य ग्रहण रात में लग रहा है भारत के समय के मुताबिक, तो ये भारत से दिखाई नहीं देगा। इसी की वजह से ज्योतिष जानकारों का कहना है कि इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। यानी कि ग्रहण की वजह से जो भी चीजें छोड़नी पड़ती हैं धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, जो भी अपशगुन या शगुन वाली बातें होती हैं तो वो अप्लाई नहीं होंगी, क्योंकि सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा देश से। हालांकि दोस्तों इसके बावजूद भी तकनीक की इस दुनिया में आप इस सूर्य ग्रहण को लाइव देख पाएंगे। यानी कि सूर्य ग्रहण भारत से तो नहीं दिखेगा, लेकिन कई ऐसे दूसरे देश हैं जहां से ये दिखाई देगा, तो आप वहां का लाइव प्रसारण के जरिए सूर्य ग्रहण को देख पाएंगे। इसका वीडियो हम भी जारी करेंगे। देखिए अगली खबर, इस सदी के अंत तक भारत और पाकिस्तान में बढ़ सकती है ना सहने वाली गर्मी। अमेरिकी रिपोर्ट में किया गया है यह बड़ा दावा कि इसकी वजह से आने वाले दिनों में हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ सकती हैं। जी हाँ, दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज की वजह से सदी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ सकता है। इससे भारत पाकिस्तान समेत ज्यादा आबादी वाले देशों में ज्यादा गर्मी पड़ेगी। इसकी वजह से लोगों को हीट स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये रिसर्च पेन स्टेट कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, साथ ही में प्यूर यूनिवर्सिटी कॉलेज के ऑफ साइंसेज और प्यूर इंस्टीट्यूट फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर ने मिलकर किया है। यानी कि यह अध्ययन कई बड़ी बड़ी संस्थाओं ने मिलकर किया है कि इस सदी के अंत तक जो भी ज्यादा आबादी वाले देश है वहाँ पे गर्मी इतनी ज्यादा पड़ने लगेगी क्लाइमेट चेंज होने की वजह से कि गर्मी सहना नामुमकिन सा हो जाएगा। इसकी वजह से हीट स्ट्रोक यानी कि गर्मी की वजह से ये जो बड़ी परेशानी होती है उसके आसार बढ़ जाएंगे, उसके मामले बढ़ जाएंगे, साथ ही में हार्ट अटैक की समस्याएं भी बढ़ जाएंगी। देखिए अगली खबर, आने वाला है चक्रवात, त्योहारों में होगी बरसात। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, देश भर में त्योहारों का मौसम आने वाला है। ऐसे में लोगों को चिंता सता रही है, क्या इस बार के त्योहारों के रोमांच में बारिश खलल डालेगी, क्या बारिश परेशान करेगी। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार किन राज्यों में बारिश होगी, देश का कौन सा हिस्सा सूखा रहेगा, इसकी जानकारी दी गई है। मौसम विभाग की माने तो 16 अक्टूबर तक झारखंड में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। दूर दूर तक बारिश के आसार नहीं है। इस तरह दुर्गा पूजा की शुरुआत साफ मौसम में यहाँ पर हो सकेगी। हालांकि स्काईमेट वेदर के अनुसार दक्षिणी और पश्चिम मानसून की वापसी रक्सौल, डाल्टनगंज, कांकेर, रामागुंडम, बीजापुर, बेंगलोर और कुछ अन्य जगहों में हो सकती है। यानी कि इन जगहों पर बारिश के आसार हैं। वहीं ये भी बताया गया है कि अभी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र तेलंगाना पर बना हुआ है और ये तटीय आंध्र प्रदेश से जुड़ रहा है। ऐसे में इस वजह से बारिश हो सकती है देश के कई हिस्सों में। वहीं बताया गया चक्रवात को लेकर हालात अगर खराब होते हैं तो चक्रवाती तूफान भी देखने को मिल सकता है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले चक्रवात के दौरान कई जगहों पे बारिश हो सकती है और कई जगहों पे मौसम सूखा बना रह सकता है। अब दोस्तों ये तो अपडेट था बारिश को लेकर, आने वाले कुछ दिनों को लेकर, लेकिन आज खास 13 अक्टूबर 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, स्काईमेट वेदर ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान केरल में, आंतरिक तमिलनाडु में और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पे भारी बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण कर्नाटक और दक्षिण कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी कल 14 अक्टूबर को गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही में इन जगहों पर बर्फबारी भी हो सकती है। इसके अलावा परसों 15 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा गोवा में, कोंकण में, साथ ही में पूर्व उत्तर भारत में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में आज हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों, दक्षिणी गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में, साथ ही में तेलंगाना के एक दो स्थानों पर आज हल्की से कम यानी कि छिटपुट वाली बारिश हो सकती है। देखिए अगली खबर, बिहार में थम नहीं रहा है डेंगू का कहर, मरीजों की संख्या 9000 के पार हो गई है। बिहार की राजधानी पटना हॉटस्पॉट बना हुआ है। जी हाँ, बिहार में डेंगू का कहर बरकरार है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 371 डेंगू के नए मरीज मिले हैं। इस कारण बिहार में डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 9000 को पार करते हुए 9235 हो गई है। इसमें केवल अक्टूबर के महीने में 2500 मरीज मिले हैं, यानी कि ये पूरा मामला इसी महीने का है। राज्य के विभिन्न 12 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 284 मरीजों का उपचार चल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा भागलपुर मेडिकल कॉलेज में 103 मरीज भर्ती हैं। वहीं बताया गया डेंगू का पटना हॉटस्पॉट बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों आप चाहे किसी भी राज्य में रहते हो तो अभी इस समय मच्छरों से बचने के आप जो जो उपाय कर सकते हैं उन सभी को अपनाएं, क्योंकि अभी बिहार के अलावा भी देश में और भी कई जगहों पर जैसे कि दिल्ली में, एनसीआर में, यूपी में या जो इसके आसपास के राज्य हैं तो वहाँ पर भी डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। देखिए अगली खबर, बाटला हाउस एनकाउंटर के दोषी को फांसी की सजा नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्र कैद में बदल दी है सजा। इंस्पेक्टर मोहन की हत्या इसने की थी, इसको फांसी होने वाली थी, लेकिन फांसी को उम्र कैद में बदल दिया गया है हाईकोर्ट द्वारा। देखिए अगली खबर, पीएम मोदी ने कैलाश के दर्शन किए। यहाँ जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी। बोले पिछली सरकारों को बॉर्डर पर डर लगता था, वहीं आज का भारत डरी हुई सोच से आगे बढ़ा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने बीते गुरुवार को एक दिन का उत्तराखंड का दौरा किया। यहाँ उन्होंने सबसे पहले पित्तौरगढ़ में कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए, फिर भारत चीन सीमा से सटे गुंजी गांव गए, बाद में अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम पर माथा टेका। दिन के अंत में पीएम मोदी ने पित्तौरगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया, यानी कि भाषण दिया। इसी में पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारें बॉर्डर पर आने से डरती थी, लेकिन अब
का भारत डरने वाला नहीं है। देखिए अगली खबर, RSS के प्रमुख बोले भारत 5000 साल से सेकुलर है, यानी कि ये देश किसी भी एक धर्म के नाम नहीं है। साथ ही मोहन भागवत ने कहा सारी दुनिया हमारा परिवार है, विविधता में एकता नहीं बल्कि एकता ही विविधता है। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बीते बुधवार को कहा है कि भारत बीते 5000 साल से सेकुलर रहा है। सभी तत्वों के ज्ञान का यही सार है। पूरी दुनिया एक परिवार है, ये हमारी भावना है। ये महज एक सिद्धांत नहीं, इसे जानने और मानने और इसके मुताबिक आचरण करने की जरूरत है। यानी कि पूरी दुनिया को परिवार समझने की जरूरत है और हम परिवार के साथ फिर जैसा सलूक करते हैं तो ऐसा ही सलूक पूरी दुनिया के साथ करने की जरूरत है। साथ ही में मोहन भागवत ने ये भी कहा कि अपना भारत बीते 5000 साल से सेकुलर रहा है, यानी कि ये देश किसी एक धर्म के नाम से नहीं जाना जाता है। दोस्तों यही वो खासियत है जो अपने भारत को, अपने देश को बाकी सभी देशों से अच्छा बनाती है, बेहतर बनाती है। देखिए अगली खबर, ड्रीम 11 पर टीम बनाकर जीते 1.5 करोड़ रुपए। ड्रीम 11 पर टीम बनाकर जीते 1.5 करोड़ रुपए। अब पुलिस ने दिए है जांच के आदेश। जी हाँ, महाराष्ट्र में पुणे के पिपड़ी चिंचवड़ में तैनात सब इंस्पेक्टर ने ऑनलाइन फैंटेसी ऐप पर यानी कि ड्रीम 11 पर टीम बनाकर 1.5 करोड़ रुपए जीते हैं, ऐसा उनका कहना है। हालांकि ये रकम काफी ज्यादा है, इसी की वजह से अब इसकी जांच होगी। इंस्पेक्टर को नोटिस भेजा गया है। देखिए अगली खबर, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में स्नातक के छात्रों के लिए इंटर्नशिप करना होगा अनिवार्य। जी हाँ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC की नई ड्राफ्ट गाइडलाइंस के अनुसार स्नातक कोर्सेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यानी कि ग्रेजुएशन करने वाले विद्यार्थियों को अब अनिवार्य रूप से इंटर्नशिप करनी होगी, यानी कि किसी काम का अनुभव लेना ही होगा। जाहिर बात ऐसा होने से आने वाले दिनों में नौकरी जल्दी लग सकेगी। एक अच्छी इंटर्नशिप के बाद नौकरी मिलना काफी आसान हो जाता है और नौकरी में सैलरी भी कई बार अच्छी मिलती है। देखिए अगली खबर, महिलाओं के हाथ में भारत की पहली रैपिड रेल की कमान आई। लोको पायलट से लेकर ट्रेन अटेंडेंट तक सभी जिम्मेदारियां संभालेंगी महिलाएं। ये पहला ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर पुरुष कर्मचारियों से ज्यादा महिलाएं होंगी, चाहे वो ट्रेन को चलाने की बात हो या कोई और जॉब करने की बात हो। देखिए अगली खबर, नेताजी का मुंह मीठा कराया तो खर्च में जुड़ेगा। कई नेताओं के लिए जारी हुआ है नया नियम। जी हाँ, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में खर्च की लिमिट तय कर दी गई है। विधायकी के लिए मैदान में उतरने वाले नेता 40 लाख रुपए तक ही खर्च कर सकेंगे, लेकिन पाई पाई का हिसाब देना होगा चुनाव आयोग को। इसके चलते भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने खाने पीने, टेंट, मिठाई, ग्राफिक्स, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिक इन सभी सामान समेत कई और सामानों के रेट तय कर दिए हैं। तो नेताओं को इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आने वाले चुनाव में पैसे खर्च करने होंगे। 40 लाख रुपए से ज्यादा कोई भी नेता खर्च नहीं कर पाएगा, वो भी 40 लाख रुपए में पाई पाई का हिसाब चुनाव आयोग को देना होगा। देखिए अगली खबर, प्रदूषण से दम घोंटू होने लगी है दिल्ली NCR की हवा। आनंद विहार में अभी हाल ही में AQI 500 के करीब पहुंचा, जो अपने आप में ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ, दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। प्रदूषण पर कंट्रोल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से सवाल किए हैं। वहीं अभी हाल ही में दूसरी तरफ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय 13 हॉटस्पॉट को लेकर एक्टिव हो गए हैं। इन इलाकों के लिए कई तरह की टीमें बनाई गई हैं ताकि वो प्रदूषण को कम कर सके। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में दिल्ली के आनंद विहार में बहुत गंभीर कैटेगरी का AQI देखने को मिला है, जो कि 499 था। आपको बता दें, प्रदूषण को लेकर, दम घोंटू हवा को लेकर ये AQI यह आंकड़ा बहुत ही खतरनाक माना जाता है। वहीं आपको बता दें, गाजियाबाद के लोनी में यह आंकड़ा 526 तक रहा, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। आने वाले दिनों में लोगों को मास्क लगाना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, जहाँ पर इतना ज्यादा AQI हो जाता है यानी कि 200, 250, 300, 400, 500, तो वहाँ पे जो भी ऐसे लोग रहते हैं जो कि गंभीर मरीज के शिकार हैं या जो ऐसे लोग जो कि दिल के बीमारी के मरीज हैं, तो उनको सांस लेने में परेशानी होने लगती है। वैसे आपको बता दें, फिलहाल ये मामला देश के सबसे बड़े कोर्ट में भी है कि आखिर इसको यानी कि प्रदूषण को यानी कि पोल्यूशन को कैसे हटाया जाए, इस पर क्या वर्क किया जाए। तो आने वाले दिनों में इस पर कोर्ट का भी फैसला आ सकता है। देखिए अगली खबर, 58,000 के पार निकला सोना। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते 12 अक्टूबर को सोने के दाम में 172 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। इस बढ़ोतरी के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 58,032 रुपए हो गई है। वहीं अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 127 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है बीते रोज 12 अक्टूबर को। इस बढ़ोतरी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 69,621 रुपए हो गई है। देखिए अगली खबर, सितंबर के महीने में, बीते सितंबर के महीने में खुदरा महंगाई में आ सकती है गिरावट। जल्दी इसके आंकड़े जारी करेगी सरकार। जी हाँ, सितंबर के महीने को लेकर जो फुटकर महंगाई है, जो रिटेल खरीदारी के आंकड़े हैं, यानी कि जो फुटकर महंगाई है, उसमें कमी आ सकती है, ऐसी संभावना जताई गई है। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो रिटेल में जो भी खाने पीने की चीजें मिलती हैं, उनके दामों को कम माना जाएगा, उनके दाम में कटौती होगी। तो जैसे ही आंकड़े जारी किए जाएंगे कि खुदरा महंगाई कम हुई या बढ़ी और कौन कौन से चीज सस्ते हुए हैं, कौन कौन से चीज महंगे हुए हैं, तो हम आपको ये भी बताएंगे आने वाले मुख्य समाचार में या इसके बाद की किसी वीडियो में। देखिए अगली खबर, OnePlus का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन जल्द होगा लॉन्च। इसके साथ आपको मिलेगी 100 वाट की फास्ट चार्जिंग। वहीं प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिल सकता है। हालांकि कीमत भी काफी ज्यादा होगी। अनुमानित प्राइस यानी कि अंदाजे के मुताबिक जो प्राइस बताया गया है वो 1,10,000 रुपए हो सकता है। देखिए अगली खबर, बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने राखी सावंत के खिलाफ केस दर्ज कराया। कहा नाना पाटेकर और राखी सावंत ने मेरे सम्मान की धज्जियां उड़ाई हैं। जी हाँ, बीती बुधवार की रात ओशिवारा पुलिस थाने में तनुश्री दत्ता को देखा गया। वो अपने वकील के साथ राखी सावंत के खिलाफ केस दर्ज कराने पहुंची थी। मीडिया से बातचीत करते हुए तनुश्री दत्ता ने बताया कि FIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बहुत सारी धाराएं लगी हैं। अलग अलग वीडियोज में राखी ने जो मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं, मानहानि और मोलेस्टेशन की बात कही है, तो उन सब के खिलाफ ये केस दर्ज करवाया गया
गया है। देखिए अगली खबर, पेट्रोल पंप कर्मी को गन दिखाकर लूटा गया। इससे जुड़ा वीडियो हो रहा है वायरल। बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर पेट्रोल कर्मी को लूटा। बीते मंगलवार की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। आप खुद भी इसकी झलक देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।